सुरक्षित हाथों में हैं। भारत को क्या करना चाहिए? भारत को सबसे पहले अगर कुछ करना चाहिए तो जिम्मेदारों की खोज करनी चाहिए कि मेरे घर में कौन ऐसा है जो जिम्मेदारी के पद पर बैठे होने पर भी गैर जिम्मेदारी दिखा रहा है, जिसके कारण घटना घट जा रही है। पहले तो अपने घर के जिम्मेदार को पकड़ करके सामने लाओ और उसको कड़ा से कड़ा दंड दे करके दिखाओ कि हम जीरो टॉलरेंस रखते हैं इस तरह की बातों में। उसके बाद फिर हम सब आपके साथ खड़े होंगे। आप जो बाहरी हो उसके खिलाफ आप तगड़ा एक्शन लीजिए, उसमें भी हम सहयोग करेंगे। लेकिन अगर आप घटना हो जाने के बाद कहते हैं कि अब हम ये पराक्रम दिखाएंगे, हम वो पराक्रम दिखाएंगे, आप जा करके दिल्ली से नहीं बोल रहे हैं, आप बिहार से जा करके बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? आप जो है कहिए ना कि कौन जिम्मेदार है। आप जिम्मेदार को नहीं बचा लेंगे और बाहरी ताल ठोंक करके आप दिखाएंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। अगर ये चलेगा तो आगे भी इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी, क्योंकि उनमें सहयोगी जो लोग हमारे ही देश के हैं जो विदर्घात कर रहे हैं वो पहचाने ही नहीं जाएंगे और उनका हौसला बढ़ा रहेगा। बाद में भी मिल करके ऐसी घटनाएं बार बार वो करते रहेंगे। इसलिए सबसे पहली ज़रूरत है कि भीतरघात आस्तीन का जो सांप है उसको सामने निकाला जाए। कहाँ चूक हुई उसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाए। आखिर इतने लोग मर गए हैं, इतनी सारी व्यवस्था के बीच में, इतने सारे दावों के बीच में, तो किसी की तो जिम्मेदारी बनती होगी। उस जिम्मेदार व्यक्ति को सामने लाइए और फिर उसकी जिम्मेदारी तय करिए, उसको दंडित करिए और उसके बाद पूरा देश खड़ा हो। और अगर कोई पड़ोसी देश हमारे ऊपर इस तरह से चुनौती देने का हमला कर रहा है तो हमारे पास शक्ति है और उस शक्ति का प्रयोग करने में हमको गुरेज नहीं करना चाहिए। लंबे समय से देश के सनातन धर्मी हिंदुओं की ओर से मांग की जा रही है कि देश में गौ हत्या बंदी होनी चाहिए, क्योंकि गौ हमारी पूजनीय है और उसका वध हमारे लिए महापाप है। लेकिन 78 साल से देश में अलग अलग पार्टियों की, अलग अलग नेताओं की सरकारें बनी बिगड़ी, लेकिन किसी ने भी हम हिंदुओं की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए गौ प्रतिष्ठा आंदोलन के माध्यम से हम लोगों ने इसमें आवाज़ आगे उठाई हुई है। उसके अंतर्गत जहां 33 करोड़ आहुतियां दे करके गौ माता के श्री विग्रह में निवास करने वाले देवताओं को जागृत करने का कार्य चल रहा है, वहीं 33 कोटि मतदाता बना करके देश की राजनीति को परिष्कृत करने के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ देश में जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी गऊ हैं, जिनको हम लोगों ने रामा नाम दिया है, रामा गऊ, उनके प्रोटोकॉल के तहत, शिष्टाचार के तहत सुखपूर्वक निवास करने के लिए और उनकी सेवा करने के लिए भी हम लोगों ने संकल्प लिया है। उसके अंतर्गत पहले चरण में इस साल के अंत तक भारत की सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक एक रामाधाम, जिसमें 100 गौएँ सुखपूर्वक निवास करेंगी, प्रतिष्ठापूर्वक निवास करेंगी, उनको निर्मित कर देने का और वहाँ पर उनको विराजमान कर देने का लक्ष्य हम लोगों ने लिया है। तो आपका ये जो अमरौना संसदीय क्षेत्र है, इसकी जो 6 विधानसभाएं हैं, उन 6 विधानसभाओं में 6 रामाधाम पायलट प्रोजेक्ट के तहत निर्मित करने के लिए हम लोगों ने कार्य आरंभ कर दिया है। हमारे गौ सांसद और गौ विधायक, गौ सांसद हमारे क्या नाम है, रुद्रदेव बजरंगी जी हैं। ये इसमें दिन रात लगा करके दे रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमको अवगत कराते रहते हैं। और इनके नेतृत्व में देश की सभी 6 मुरैना की सभी 6 विधानसभाओं में 6 गौ विधायकों की नियुक्ति की जा रही है। यहाँ आए भी हैं संभवतः, अभी हम आपको दिखाएंगे, उनके साथ चित्र करेंगे। और 6 विधानसभाओं में 6 रामाधाम इस वर्ष के अंत तक बना करके और उसको संचालित करके, उसमें जो कमी बेसी है होगी उसको दूर करके हम लोग आगे बढ़ना चाहेंगे। और अगले वर्ष अगर ये कार्य हो जाता है तो अगले वर्ष फिर और भी रामाधाम की स्थापना करते हुए जितनी भी हमारे देश में शुद्ध देशी नस्ल की हमारी वेद वर्णित गायें हैं उनका संरक्षण हम कर लेंगे। क्योंकि ये किसी नेता के द्वारा कहा गया था, बहुत चर्चित हुआ था कि हाँ, कसाई गाय काटते ज़रूर हैं, लेकिन उनको कसाई के हाथ में गायों को देता कौन है। ऐसा कह करके नेताओं ने हम आम हिंदुओं के ऊपर ये जिम्मेदारी डालती थी कि तुम ही दोषी हो। ठीक है, तो हम गौ माता का संरक्षण करने के लिए भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत मुरैना संसदीय क्षेत्र के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक रामाधाम का निर्माण थोड़े दिनों में आरंभ होगा। बस आज सभी गौ विधायकों का मनोनयन कर लिया गया है, वो हमारे सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। अब उनसे हम चर्चा करेंगे और वो गौ विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जा कर के पहले भूमि का प्राप्ति करेंगे, भूमि चिन्हित करेंगे और उसके बाद
उसका एस्टीमेट जो आएगा उसको निकाल करके जन सहयोग से रामाधाम की स्थापना करेंगे और प्रकल्प हम लोग चलाएंगे जिससे पता चले कि हमारी शुद्ध देसी नस्ल की गाय कौन है, उसको वहाँ पर संरक्षित किया जाएगा। महाराज जी, एक सवाल ये है कि बागेश्वर धाम जो है वो सबकी पर्चियाँ खोलते हैं, क्या उनको एक देश के लिए और हिंदू राष्ट्र के लिए और गाय के लिए पर्ची नहीं खोलनी चाहिए? अब उनको क्या करना चाहिए, हम उनके निर्देशक तो नहीं हैं, इसलिए हम तो नहीं कह सकते कुछ। लेकिन हाँ, जैसे आप पूछ रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जैसे लोगों की अपेक्षा है, भारत देश के लोग ये भी अपेक्षा भी करते हैं कि ऐसे जो हमारे पूरे देश को प्रभावित करने वाले मुद्दे हैं, अगर महाराज आपकी पर्ची में कोई ऐसी बात है तो वो भी पर्ची तो खोल दीजिए। तो ये आशा है, अपेक्षा है, हम भी कर रहे हैं आपकी तरफ से। हमारी बात पहुंचाइए कि महाराज ऐसी पर्चियां भी कभी कभी खोल दिया करो। महाराज जी, उन्होंने हिंदू ग्राम की अवधारणा भी उन्होंने रखी है, उसको कैसे? हाँ, हमने सुना, हमसे आप पत्रकार बंधुओं ने बता करके पूछा था, तो हमको तो बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि हमने तो सुना था कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए चले हैं। अब हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते वो हिंदू ग्राम बनाने लग गए, और जिस ग्राम में वो हिंदू ग्राम बना रहे हैं वो ग्राम में तो उनके बागेश्वर धाम विराजमान है। क्या वो हिंदू ग्राम नहीं है? वो मुस्लिम ग्राम है जिसमें वो हिंदू ग्राम नया से बना रहे हैं। ये सब ऐसा समझ में नहीं आता है। हिंदू राष्ट्र जो कहते थे, मगर मोदी जी के मिलने के बाद अब हिंदू ग्राम कहने लगे। हाँ, यही कुछ लोग ये कह रहे हैं, हमको भी बताया था लोगों ने कि महाराज जी, इनका जो हिंदू राष्ट्र का मामला था वो हिंदू ग्राम में तब बदला जब मोदी जी से इनकी मुलाकात हुई। जरूर इनकी कोई बात हुई होगी, ऐसा लोग अनुमान लगा रहे हैं, असलियत का अपने को पता नहीं। हम कोई संदेश नहीं देना चाह रहे हैं, हम देख रहे हैं कि राष्ट्राध्यक्ष किस तरह का विचार कर रहा है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष के सहयोगियों ने ये कहा था कि अगर नोटबंदी कर दी जाए तो आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। हम लोगों ने सह लिया उससे जो परेशानी हुई, करने दिया नोटबंदी। उन्होंने कहा था कि धारा 370 हटा दी जाए तो कश्मीर का आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। उसके लिए गौ हत्या तक की छूट उन्होंने दे दी। उसके बाद भी हम लोग चुप रहे कि कम से कम एक समस्या निकल जाएगी। और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही, हमने सब में समर्थन किया। लेकिन आज परिस्थिति क्या है? हमको कहा गया था कि आइए, यहाँ कोई खतरा अब नहीं रह गया, और हमको पूछ करके मार दिया गया। और इतना ही नहीं, घटना के ठीक बाद से जिस तरह से उस घटना को भुनाने की कोशिश की जा रही है, आपदा में अवसर खोजने की बात कही जा रही है, उससे एक निराशा से उत्पन्न हो रही है। इसलिए हम राष्ट्राध्यक्ष से कुछ नहीं कहेंगे। हम राष्ट्राध्यक्ष के पूर्व में किए गए कार्यों का और बाद में किए गए कार्यों का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे कि उनका देश के नागरिकों की रक्षा में तात्पर्य है कि केवल अपनी राजनीति को चमकाने में तात्पर्य है। क्यों? क्योंकि पुलवामा में घटना हो गई, यही सरकार थी, ठीक है, पीछे चुनी गई सरकार थी, लेकिन लोग यही थे। आज तक जिम्मेदार कोई नहीं माना गया कि कौन जिम्मेदार था। और जब तक घटना जिसके कार्यकाल में, जिसकी जिम्मेदारी में होती है, उसकी जिम्मेदारी को निश्चित नहीं किया जाता है, तब तक आगे घटना होने की संभावना बनी ही रहती है। तो हम देख रहे हैं कि इस बार क्या किसी की जिम्मेदारी तय की जाएगी कि इस बार भी पुलवामा की तरह से ही राजनीति कर करके बात आगे बढ़ा दी जाएगी। राष्ट्र पर हमला हुआ है, राष्ट्रगुरु के नाते राष्ट्राध्यक्ष और राष्ट्र की जनता को क्या संदेश है? ये जो घटना हुई है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसीलिए इस पे बड़ी गंभीरता से सबको विचार करने की आवश्यकता है। न केवल घटना पर, बल्कि घटना के आगे और घटना के तत्काल बाद से जिस तरह की गतिविधियां देश में हुई हैं, उन पर भी गहन विचार की आवश्यकता है। पहली बात तो यह है कि जिस जगह पे ये घटना हुई, पहलगांव से 8 किलोमीटर लगभग की दूरी में, वो बॉर्डर से काफ़ी दूरी पर जगह है। जैसा कि बड़ी जल्दी बता दिया गया कि पाकिस्तान से आकर के लोगों ने ये घटना की, तो इतनी लंबी दूरी तय करके हथियारों के साथ वहाँ पर कैसे लोग पहुँचे, और फिर उन्होंने बड़े आराम से 30-40 मिनट का समय लेते हुए ये सब घटना की, और फिर वो बड़े आराम से कहाँ जा कर के गायब हो गए, कैसे वो फिर अपने देश में वापस चले गए,
ये एक बड़ा रहस्य है जिस पर निश्चित रूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए कि आखिर ये कैसे हुआ। बीच में कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला, कोई समझने वाला, कोई शंका करने वाला नहीं था। तो जो घटना हुई है वो न केवल कुछ लोगों की हत्या है, बल्कि वो राष्ट्र को एक तरह से किसी की चुनौती है, हिंदुओं को एक तरह से किसी की चुनौती है। और वो किसकी चुनौती है और वो चुनौती के पीछे क्या शक्तियां हैं, इनका संज्ञान अगर नहीं लिया गया तो इसका लंबे समय तक दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए ये घटना किनकी जिम्मेदारी में हुई, पहले तो जिम्मेदार अपने यहाँ के जो हैं उनकी जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है, और उसके बाद जो बाहरी जिम्मेदार हों उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जहाँ तक एक हिंदू धर्माचार्य के रूप में हम अपनी भूमिका देखते हैं, जब ये कहा गया कि हिंदू हो अलग हो जाओ और फिर हिंदू होने के नाते मार दिया गया, इससे हमको ये भी लगता है कि अब हम हिंदुओं को हिंदू होने के नाते आत्मरक्षा के लिए स्वयं अपनी तैयारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये तय हो गया कि कश्मीर में कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा लगाया जाता था। जो कश्मीरियत का नारा था वो तो सैयद आदिल ने अपने मेहमान को बचाने के लिए जान दे करके प्रमाणित कर दिया कि वो अभी कहीं ना कहीं सुरक्षित है। लेकिन जो जमहूरियत का नारा था उसका क्या होगा? आखिर लोकतंत्र में जब हमको हमारे नेताओं ने कहा था कि आइए कोई दिक्कत नहीं है, और हम वहाँ गए और हमको मार दिया गया, तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? और इंसानियत वो तो तार-तार हो चुकी है। तो ऐसी परिस्थिति में हम चाहते हैं, और इस घटना ने हमको मजबूर किया है कि हम इस बारे में विचार करें, पूरे हिंदू समाज के साथ विचार करें कि अपने हिंदू होने के नाते, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले बांग्लादेश से एक प्रतिनिधिमंडल हिंदुओं का हमारे पास आया था, जिसमें बांग्लादेश के बड़े बड़े हिंदू नेता थे। हमने उनसे पूछा कि आप हमारे पास क्यों आए? उन्होंने कहा कि महाराज, हम वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे हैं, बहुत सताए जा रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि हम हिंदू हैं। अगर हम हिंदू ना रहें तो वहाँ हमको कोई नहीं सताएगा। तो हिंदू होना हमारी पीड़ा का कारण है। हम किसके पास जाएं? हिंदुओं की कोई सुन नहीं रहा है। इसलिए हम हिंदू धर्माचार्य के पास आए हैं कि कम से कम हिंदू धर्माचार्य तो हमारी बात सुनेगा। अभी हम उस पर विचार कर ही रहे थे, इधर ये घटना घटी है जिसमें फिर हिंदू को लक्षित रूप से निशाना बनाया गया है। तो ऐसी परिस्थिति में हम ये सोचते हैं कि हम हिंदुओं की सुनवाई कौन करेगा, और अगर कोई नहीं है तो हमें स्वयं आत्मरक्षा के लिए विचार करना पड़ेगा और उसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। राष्ट्राध्यक्ष को क्या संदेश है आपका? विश्वास हो, आप बताइए। हमको कहा गया कि ये करिए, सब सही हो जाएगा, नहीं हुआ ना। और थोड़े दिन पहले ही देश के गृह मंत्री जी ने वहाँ से जाकर के वक्तव्य दिया था कि आप निश्चिंत होकर के आइए। हम निश्चिंत होकर के गए और हमारे साथ क्या हुआ? 40 मिनट तक वहाँ पर नरसंहार होता रहा। कौन सी पुलिस थी, कौन सा सैनिक था, कौन सी व्यवस्था थी, क्या सुरक्षा की बात थी? लोग रोते रोते बता रहे हैं कि हमारा भाई जिंदा था, हमारा पति जिंदा था। 40 मिनट 50 मिनट तक वहाँ पर एक फर्स्ट एड बॉक्स तक नहीं था जहाँ 2000 लोग जा कर के आपके बुलाने पर पहुँचे हुए थे। तो ये जो अव्यवस्था है, और ये जो आप कह रहे हैं कि सीमा पार से आए थे आतंक, इतनी जल्दी तो आपने पता कर लिया, उनके नाम पता कर लिए, उनकी पूरी हिस्ट्री आपने पता कर ली, लेकिन घटना होने के बाद आपको तत्काल सब कैसे पता चलता है? घटना के पहले क्यों आपको पता नहीं चलता है? आपने वक्तव्य दिया था जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे कि प्रधानमंत्री के पास बहुत सारे संसाधन हैं, उसके बाद भी ये नहीं रोक पा रहे हैं। वही संसाधन 11 साल से आपके पास हैं, 11 साल में आप क्यों नहीं रोक पाए? तो ये सवाल है, और इस सवाल के कारण जो हमारा भरोसा था वो डगमगाया हुआ है। हमको इसको स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.